वेलकम टू ऑल। अभी तक हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा है। अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और पूर्वी भाग में स्थित दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बारे में। जो पश्चिमी भाग में स्थित है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी भाग में स्थित है पूर्वी घाट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट को देखें या पश्चिमी घाट का विस्तार देखें तो उत्तर में ये तापी नदी के मुहाने से लेके दक्षिण में ये सुदूर दक्षिणी छोर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और ये पश्चिम में जो पश्चिमी तट है ये आपका कोंकण तट है, फिर कनारा तट है, मालाबार तट है। इसके समानांतर लगभग 1500-1600 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में एक जो बुनियादी अंतर है वो ये है कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जहाँ वलित पर्वत है वहाँ पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है। पश्चिमी घाट क्या है? वलित पर्वत न होकर एक ब्लॉक पर्वत है। वलित पर्वत वो होते हैं जो कि प्लेटों के अभिसरण से वलन की प्रक्रिया के द्वारा जिनका निर्माण होता है। वहीं दूसरे ब्लॉक पर्वत होते हैं, इनका निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ब्रंसन या फॉल्टिंग। अगर भूगर्भिक काल में देखें, इतिहास में देखें तो ये एक ब्लॉक है। यहाँ इसके बीचों बीच एक फोल्ड लाइन या भ्रंश उपस्थित था। ये यहाँ एक फोल्ड लाइन विकसित थी किसके बीच में? जो इंडियन प्लेट का जो आज वर्तमान जो लैंड मास देखते हैं उसकी पश्चिमी सीमा के और भी पश्चिम में ये फोल्ड लाइन थी। हम जैसा कि जानते हैं कि जब फिजिकल ज्योग्राफी हमने पढ़ा है कि जब भ्रंशन होता है तो या तो एक पिंड उत्थापित हो जाता है या फिर एक पिंड नीचे की ओर धंस जाता है। इस स्थिति में जो उठा हुआ भाग है या जो धंसा हुए भाग के बाद में जो शेष बचा हुआ भाग है उसको हम होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यही प्रक्रिया कुछ इन ब्लॉक के में हुई। इस प्रकार ये फॉल्ट लाइन थी और इस फॉल्ट लाइन के साथ इस क्षेत्र का धंसाव हो गया और शेष भाग ये बचा जो कि ब्लॉक पर्वत के रूप में बचा। ये जो धंसाव वाला भाग कौन सा है? ये जो अरब सागर की वर्तमान में जो तली है इस भाग का क्या हुआ? बहुत बड़े स्तर पे यहाँ जो भ्रंश था उसके सारे इसका अवसंवलन हो गया, जिससे हमें वर्तमान में पश्चिम की ओर से देखें तो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो एक दीवार की तरह है, अर्थात एक भ्रंश कगार, फॉल्ट स्कार्प के रूप में दिखता है। ठीक, जबकि इसका जो पूर्व की ओर देखें तो यहाँ से अपवाहित होने वाले नदियों के निरंतर अनाच्छादन के कारण इसका पूर्वी भाग धीरे धीरे अपरदित हो गया और धीरे धीरे ये जो पूर्वी घाट का जो पर्वतीय श्रृंखला है उसमें धीरे धीरे ये मिल जाता है, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, जिसको हम जो पिछले लेक्चर से उनमें पढ़ चुके हैं और हम ये जान चुके हैं इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इस प्रकार अगर देखें तो भारतीय प्रायद्वीप का अगर क्रॉस सेक्शन करें तो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो ये जो उठा हुआ भाग है पश्चिम में जो कगारनुमा भाग है इसी को हम पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं, पश्चिमी घाट या सह्याद्री के रूप में जानते हैं। अब दूसरी बात ये देखें, जो पश्चिमी घाट है इसकी जो पश्चिमी ढाल है वो अधिक है, पूर्वी ढाल कम है। तो पश्चिमी ढाल अधिक होने के कारण यहाँ नदियाँ क्या बनाती हैं? वाटरफॉल। पूर्वी ढाल पे ऐसी प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती। इसी का उदाहरण यहाँ कर्नाटक में
जोग जलप्रपात है जो कि शरावती नदी द्वारा निर्मित है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्षेत्र है। और वहीं पूर्वी ओर देखें तो नदियों ने क्या किया, इस भूमि का निरंतर कटाव किया, जिससे कई पर्वत श्रेणियों और बेसिन का निर्माण हुआ, जो कि महाराष्ट्र के पठार के अध्ययन के दौरान हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार उत्तर में सतमला जनता श्रेणी, फिर हरिश्चंद्र बालाघाट श्रेणी और फिर दक्षिण में महादेव श्रेणी, 3 समानांतर श्रेणियों का उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर निर्माण हुआ। उनके बीच में क्रमशः गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियाँ अपवाहित होती हैं, जो कि जिन्होंने कटाव से घाटी का निर्माण किया। और दूसरा ये जो पश्चिम की ओर जो निकलने वाली नदियाँ हैं इनकी दूरी कम है, जबकि पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियाँ ये दूरी अधिक तय करती हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख जल विभाजक का भी काम करता है। और बाकी जो अंतर है पश्चिमी ओर बहने वाली नदियों और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में, वो जब अपवाह प्रणाली का अध्ययन करेंगे तब हम विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देख लेते हैं कि इसका पश्चिमी घाट का प्रादेशिक विभाजन। पश्चिमी घाट का अगर प्रादेशिक विभाजन करें तो सबसे पहले देखते हैं इसको उत्तरी भाग। इसको 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। उत्तरी भाग। अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं कि ये अगर भारत का जो राजनीतिक मानचित्र देखें उस हिसाब से ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो ये यहाँ गुजरात के सुदूर जो दक्षिणी छोर है, डांग क्षेत्र है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इसमें अगर उत्तरी सह्याद्री को देखें तो ये गुजरात के दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी दक्कन का पठार पड़ा था या महाराष्ट्र का पठार पड़ा था, तब इस बारे में हमने चर्चा की थी दक्कन लावा प्रवाह के बारे में, जो कि पश्चिमी घाट उसी का ही भाग है भूगर्भिक रूप से पठार का, इसलिए ये भी दक्कन लावा प्रवाह से प्रभावित क्षेत्र है। और जो पश्चिमी घाट की जो ऊपरी भाग है या जो सतह है, वहाँ दक्कन लावा प्रवाह के जो दक्कन लावा प्रवाह के कारण जो बेसाल्ट का जमा हुआ वो चट्टानें मिलती हैं। तो इसके जमाव से क्या हुआ, सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण हुआ, क्योंकि निरंतर लगातार बेसाल्ट के संस्तर बिछते गए और फिर इनके अपर्दन से इस प्रकार निर्माण हुआ। इन्हीं को हम घाट के रूप में जानते हैं। विशेषकर ये पश्चिमी ढालों पे अधिक मिलते हैं, इसलिए इनको पश्चिमी घाट कहते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री का विस्तार है यहाँ लगभग 21 डिग्री उत्तरी से लेके 16 डिग्री। तो ये लगभग आपके दक्षिणी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में देखें तो इसकी सामान्य ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से अधिक है, लेकिन यहाँ कुछ चोटियाँ जो 1500 मीटर की ऊंचाई से भी अधिक हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई और सालेर, जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक है। यहाँ आपकी कलसुबई, सालेर चोटी, फिर उसके नीचे यहाँ कलसुबई चोटी, और यहाँ एक प्रमुख एक चोटी और है जिसका नाम है महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1400 मीटर से अधिक है। इसी प्रकार इसके पास में हरिश्चंद्रगढ़ भी प्रमुख चोटी है जिसकी ऊंचाई 1400 मीटर से अधिक है। अब पश्चिमी घाट में जो बहने वाली नदियाँ हैं उन्होंने इनके बीच दर्रों का भी निर्माण किया है। इन दर्रों को अगर उत्तरी सह्याद्री या उत्तरी पश्चिमी घाट देखें तो 2 प्रमुख दर्रे मिलते हैं, थाल घाट और भौर घाट। अब इनका परिवहन की दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। यहाँ इनके पश्चिमी तट पर एक नगर स्थित है जो भारत की आर्थिक राजधानी है, मुंबई। तो मुंबई से एक हाईवे गुजरता है जो नासिक होता हुआ सीधा इंदौर होता हुआ दिल्ली तक पहुँचता है, जिसको NH3 नेशनल हाईवे 3 के नाम से। तो मुंबई को नासिक से होते हुए इंदौर मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क कहाँ से गुजरती है, थाल घाट से। वहीं भौर घाट से मुंबई से पुणे होते हुए बेंगलोर और चेन्नई जाने वाला जो हाईवे है वो कहाँ से गुजरता है, भौर घाट से। तो इसलिए ये जो सह्याद्री क्षेत्र में जो दर्रे स्थित हैं इनका परिवहन की दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। अब देखते हैं मध्य सह्याद्री क्षेत्र। मध्य सह्याद्री क्षेत्र मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है, इसका उत्तर में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब अगर
इस क्षेत्र को देखें तो इसके जो उत्तरी भाग में उसकी ऊंचाई कम है, जबकि दक्षिणी भाग में नीलगिरी के पास इसकी ऊंचाई अधिक है। दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई का भी विस्तार हो जाता है। और जो दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र है, यहाँ जो पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उसमें बाबा बुदन हिल्स, यहाँ केरल की सीमा के पास पश्चिम में ब्रह्मगिरी, बाबा बुदन हिल्स के पास कुद्रेमुख जो कि प्रमुख लोएस्ट क्षेत्र है। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की मुलानगिरी। तो इनकी ऊंचाई लगभग 1600-1700 मीटर या 1800 मीटर से भी अधिक है। तो ये आपका मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री उत्तरी सह्याद्री से अगर संरचना की दृष्टि से देखें तो भी बहुत बड़ा अंतर है। वही अंतर है जो कि उत्तरी दक्कन के पठार और दक्षिणी दक्कन के पठार में देखा था। उत्तरी दक्कन का पठार जहाँ जो महाराष्ट्र का पठार है वो किससे प्रभावित रहा? बेसाल्टिक लावा प्रवाह या जो ज्वालामुखी घटना हुई थी, जो जिसको दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, उससे प्रभावित क्षेत्र है जिसमें बेसाल्टिक जमाव मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो दक्षिणी दक्कन का क्षेत्र है वो इस चीज़ से प्रभावित नहीं, इसलिए यहाँ प्राचीन जो प्रायद्वीपीय चट्टानें हैं, ग्रेनाइट, नाइस, इन सब से मिलके बना है। अब देखते हैं जो पश्चिमी घाट का जो सुदूर दक्षिणी भाग है और साथ ये देखते हैं जो नीलगिरी क्षेत्र है जो कि मध्य सह्याद्री और दक्षिणी जो पश्चिमी घाट है उसके बीच का क्षेत्र है। तो ये इस प्रकार है। अगर देखें तो ये नीलगिरी क्षेत्र है, फिर एक इसके नीरज सतत ना होकर बीच में ब्रेक आता है, ये कि एक दर्रा है, फिर पहाड़ियाँ स्थित हैं और फिर दक्षिण में पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये इस प्रकार जो दक्षिणी सह्याद्री क्षेत्र है केरल और तमिलनाडु की सीमा के बीच का सीमावर्ती क्षेत्र स्थित है। ये जो क्षेत्र है उसको नीलगिरी पहाड़ियाँ बोलती हैं, नीलगिरी घाट क्षेत्र या संकुल क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पश्चिम से पूर्वी घाट की श्रेणियाँ मिलती हैं। ये क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर्वत श्रेणी के रूप में, नीचे एक पठार के रूप में मिलता है पूर्वी घाट क्षेत्र। ये पूर्वी घाट पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे। तो अभी जानने के लिए कि नीलगिरी क्षेत्र में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं। पश्चिमी घाट की यहाँ सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2600 मीटर से भी अधिक है। जो डोडा बेटा है इसके पास ही, डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके पास ही यहाँ का तमिलनाडु प्रमुख हिल स्टेशन ऊटी भी यहीं स्थित है, डोडा बेटा की पहाड़ियों के पास ही जो नीलगिरी क्षेत्र है। फिर नीलगिरी के दक्षिण में यहाँ जो दर्रा है उसको पाल घाट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पाल घाट। पाल घाट भी वही परिवहन का कार्य करता है। पश्चिम में यहाँ केरल का प्रमुख शहर कोच्चि को यहाँ जो तमिलनाडु का प्रमुख शहर है जिसको दक्षिण का मैनचेस्टर भी कहते हैं, कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है। फिर इसके दक्षिण में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है सह्याद्री की अन्नामलाई, फिर यहाँ दक्षिण में कार्डामम हिल्स या इनको इलाईमलाई भी कहते हैं। इसके दक्षिणी भाग को अगस्त्यमालाई कहते हैं। तो ये अगस्त्यमालाई के सुदूर दक्षिण में एक चोटी है महेंद्रगिरी, जिसको हम अंतिम छोर कह सकते हैं पश्चिमी घाट का। और अन्नामलाई की एक क्षेत्र स्थित है जिसको बोलते हैं अन्नामुड़ी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाटी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामलाई और कार्डामम हिल्स जहाँ मिलती हैं वहाँ पूर्व से एक पहाड़ी मिलती है जिसको पलानी या पालनी हिल्स के नाम से जानते हैं। ये पश्चिमी घाट का जो एक पूर्वी ऑफशूट या शाखा है, और इससे आगे जो क्षेत्र है वो पूर्वी घाट का क्षेत्र है। ये आपका दक्षिणी सह्याद्री क्षेत्र है। ठीक, इस प्रकार हमने पश्चिमी घाट देख लिया। अब आगे की कक्षाओं में देखेंगे पूर्वी घाट और तटीय मैदान के बारे में। धन्यवाद।